वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में 19/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो भी आपका यहाँ पर बाकी पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दो बेलन की त्रिज्याएं क्रमशः जो है 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई क्रमशः जो है 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों यानी कि वॉल्यूम का अनुपात यानी कि रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला आपका क्या हो जाता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr² होता है। ये बेलन के आयतन का फार्मूला होता है, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो पाई जो है दो बेलन है, दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, लेकिन दोनों में जब उसे अनुपात में पुट किया जाएगा तो दोनों में पाई आएगा। तो दोनों में पाई कॉमन के कारण ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट पहले ही कर देंगे। जो भी आपका सॉल्यूशन होगा किस पर होगा, r² × h पर होगा। तो पहले वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है, 2 यूनिट है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, क्योंकि r² है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 इंटू ऊंचाई कितनी है पहले वाले बेलन की, तो 5 यूनिट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 × 5 अनुपात। फिर यहाँ पर दूसरे वाले बेलन की त्रिज्या कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू ऊंचाई कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अनुपात आपका 5 × 4 = 20 अनुपात 9 × 3 = 27। ये आपका 20:27 क्या होगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम का अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक शहर का नक्शा जो है 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दोनों शहर, ये दोनों शहर का नक्शा का पैमाना यहाँ पर दिया गया। दोनों शहरों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, किलोमीटर में वास्तविक दूरी पूछी जा रही है। तो वास्तविक दूरी निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो 12 सेंटीमीटर है, इसे क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें दूरी किलोमीटर में चाहिए। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, अब मीटर को फिर किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। और हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच की किलोमीटर में दूरी चाहिए। तो इंटू क्या करेंगे, इंटू ये जो 50,000 ये जो पैमाना बटा क्या हो जाएगा, 1, इस तरीके से होगा। तो क्या करेंगे, हल करेंगे, 3 शून्य 3 और 2 5 शून्य। तो 5 शून्य तो नहीं कटेगा, 4 शून्य, 4 शून्य से 4 शून्य यहाँ पर चला गया। 5 से यहाँ पर 10 काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। 2 से आपका 12 6 बार में चला जाएगा। तो दोनों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है, तो 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4√6 और 3√24 का गुणनफल यानी कि मल्टीपल क्या होगा। मल्टीपल क्या हुआ, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव नंबर होगा, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होगा, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होगा, या फिर परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होगा। तो इसके गुणज कौन सी संख्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि 4√6 और 3√24 का हमें गुणज करना होगा। तो √24 का जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√6 √24 को लिख सकते हैं। और 3 तो आपका पहले से इसमें गुणज था, तो कितना आपका बचेगा, 6√6। कितना बचेगा, 6√6। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 6 × 24, 24 छक आपका कितना हो जाता है, दोनों का गुना करने पर, क्योंकि √6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 × 24, 24 छक आपका कितना हो जाएगा, 24 छक 144 होगा। तो ये 144 क्या है, असल में परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कहते किसे है, जिसे A/B फॉर्म में लिखा जा सके उसे रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहा जाता है।
तो 144 को हम लोग 144/1 तो लिख सकते हैं, यानी कि ये a/b फॉर्म में है। तो ये क्या है असल में, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अपरिमेय नहीं हो सकता, क्योंकि अपरिमेय मतलब क्या होता है, जो कि a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, लेकिन यहाँ पर तो लिखा जा रहा है, यानी कि अपरिमेय नहीं होगा। अभाज्य संख्या तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भाज्य संख्या है, तो ये आपका नहीं होगा। यानी कि यह क्या आपका सम संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि आपका क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। तो ये तो आपका बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है। ऋणात्मक संख्या यानी कि ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो ऋणात्मक तो है ही नहीं। तो इस तरीके से आप ऑप्शन भी छाड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप आंसर भी मार सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया यक्स का वैल्यू दिया गया और आपसे x² + 1/x² का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स का यहाँ पर क्या करेंगे, x² का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर इधर भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, √3 का स्क्वायर तो 3, √2 का स्क्वायर तो 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, प्लस 2√ab। तो कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी कि 3√6। तो x² का वैल्यू कितना आ गया, 5 + 2√6 आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1/x² का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जब इसे रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने पर 1/x² का वैल्यू 5 - 2√6 आएगा। तो यहाँ पर अब हमें दोनों का वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं कि दोनों का योग हमें यहाँ पर क्या चाहिए, दोनों का योग चाहिए। तो कितना हो जाएगा आपका 5 + 2√6, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x² का वैल्यू 5 - 2√6 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो प्लस ये माइनस कट जाएगा। तो कितना बच गया आपका 5 × 5 = 10 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद ए जो है कार्य छोड़ देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी जो है शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, ए और बी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए अकेले जो है कितना दिनों में काम कर सकता है, 25 दिनों में, और बी जो है कितना दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम आपका 100 होगा। 100 को 25 से भाग देंगे तो 4, 100 को 20 से भाग देंगे तो 5, यानी कि ए की कार्य क्षमता 4 और बी की 5। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी मिलकर यानी कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते। तो ए और बी मिलकर जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 + 4 यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम करेंगे। और दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते, तो 5 दिनों तक काम करते। तो अगर एक दिन में 9 काम करता है तो 5 दिन का टोटल काम निकालने के लिए 9 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 काम। यानी कि करना कितना काम था, ये जो आपका एलसीएम आता है वही क्या होता है टोटल वर्क, यानी कि करना कितना काम था 100 काम, किया गया कितना काम 45 काम, यानी कि बचा हुआ काम कितना है, तो 100 - 45 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 55, यानी कि 55 काम अभी भी क्या है करना बचा हुआ है, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, शेष कार्य को बी के द्वारा किया जाएगा। तो समय निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था पहले वाले वीडियो में कि टोटल वर्क बाई आपका क्या हो जाता है इफिशियंसी, यानी कि समय बराबर कुल कार्य क्षमता, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो कुल बचा हुआ काम करना कितना, बी को 55, बी करेगा कितने की कार्य क्षमता से, 5 की कार्य क्षमता से। तो नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना समय आ जाएगा, 5 से 55 11 बार में चला जाएगा, यानी कि बचे हुए काम को 11 दिनों में बी के द्वारा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में शांत दशमलव निरूपण है, यानी कि किसका जो है पॉइंट कहीं पर अंत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर जब इसे पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 6/5, और इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये पहले ऑप्शन को हम लोग देख रहे हैं क्योंकि इसे बाई ऑप्शन ही चेक ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, यानी कि कहीं ना कहीं पर ये क्या हो गया अंत हो गया, यानी कि रुक गया। तो इस तरीके के संख्या को क्या कहा जाता है, शांत दशमलव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांत दशमलव कहा जाता है। बाकी को भी आप चेक कीजिएगा तो कहीं पर उसका अंत हमें नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि अगले वाले का चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा
यहाँ पर 7/3 यानी कि डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2.1। फिर कितना बचा फिर आपका 10 बचेगा, फिर आपका यहाँ पर कितना हो गया 3 दूनी 6, एक बचा तो 3 तिया 9 यानी कि 2.3, फिर एक बचेगा तो फिर 3, फिर एक बचेगा तो फिर 3, यानी कि ये कहीं पर इसका अंत हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ये 3 अनंत तक चलता चला जाएगा, तो यहाँ कहीं पर अंत ही नहीं हो रहा है। तो जो अंत नहीं होता उसे संत दशमलव नहीं कहा जाता, तो ये आपका गलत है। इसे भी नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 दशमलव, डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका 1, फिर एक बचेगा तो फिर एक, यानी कि 1 1 1 इस तरीके से आगे अनंत तक चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर अंत नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा शांत दशमलव नहीं है। फिर अगला यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3.71, 3 बचा तो 7 चौक 28, 2 बचा तो 7 दूनी 14, 6 बचा तो 7 8 56, 4 बचा तो 35, फिर आपका 5 बचा तो 7 7 49, फिर आपका यही आपका 1 4 2 8 5 7, फिर इसी तरीके से आपका दोहराता चला हुआ जाएगा, यानी कि इसका भी हमें कहीं अंत नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपका शांत दशमलव नहीं है। तो जहाँ पर अंत हो रहा है यानी कि डेसिमल में कहीं पर रुक जा रहा है जाके, तो आपका शांत दशमलव है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो बोला क्या गया कि 15 शर्ट का क्रय मूल्य यानी कि 15 शर्ट का सीपी किसके बराबर है 10 शर्ट के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर से एक शर्ट के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। तो हल करेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 5 से 3 बार में। तो एक शर्ट का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2/3, यानी कि एक शर्ट का क्रय मूल्य 2 यूनिट है और एक शर्ट का विक्रय मूल्य 3 यूनिट है। तो 2 यूनिट के सामान को 3 यूनिट में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा किस पर निकाली जाती है आमतौर पर क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 2 यूनिट, परसेंट में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से 2 से काटेंगे तो 50 बार में चला जाएगा, यानी कि उसे क्या हो रहा है 50% का लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 परीक्षणों का माध्य जो है 36 है, यदि इसके पहले 13 परीक्षणों का माध्य 32 और अंतिम 13 परीक्षणों का माध्य 40 है, तो इसका 13वां परीक्षण क्या होगा। तो 13वां परीक्षण का डायरेक्ट मान निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल जो है माध्य कितना दिया गया था 36, फिर जो है उनमें से पहले 13 परीक्षण का माध्य कितना है 32, लेकिन ओवरऑल औसत से कितना कम है, ओवरऑल औसत 36 था लेकिन यहाँ पर कितना है 32 है, यानी कि कितना कम है तो 4 कम है। कितना कम है 4 कम है। कुल कितने परीक्षण में 13 परीक्षण में, तो टोटल ओवरऑल कितना कम है तो 13 चौक 52 कम है। क्या है कम यानी कि लेस है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे -52 करेंगे, कम रहेगा तो माइनस और अधिक रहेगा तो प्लस। फिर यहाँ पर फिर बोला गया कि अंतिम 13 परीक्षणों का माध्य 40 है, लेकिन ओवरऑल कितना था 36 था, लेकिन यहाँ पर कितना है 40 है, तो कितना अधिक है 4 अधिक है। कितना अधिक है यहाँ पर से 4 अधिक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ओवरऑल गुना कर देंगे, तो 13 चौक कितना हो जाएगा 52। ये क्या हो रहा है अधिक है तो प्लस में, यानी कि +52 हो जाएगा। -52 +52 कट गए, तो 13 परीक्षण यानी कि 13वां परीक्षण का योग यहाँ पर यानी कि उसकी संख्या कितनी आ गई 36, यानी कि 13वां परीक्षण का मान कितना था तो 36 था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिए पूछा जा रहा है कि √2 + √3 × √2 - √3 का मान किसके बराबर होगा। तो ये असल में क्या है a + b है और a - b है। तो मैंने एक फार्मूला अलजबरा में बताया था कि जब a + b × a - b रहे तो वो असल में क्या होता है a² - b² रहता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे a + b × a - b दिया गया है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट a² - b² करेंगे। तो a कितना है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस माइनस यहाँ पर क्या रहेगा माइनस हमेशा रहेगा, तो यहाँ पर माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 2 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा -c का आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होता है,
यानी कि कितने दशमलव के बाद जो है, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे चेक कर लेते हैं। क्या है आपका 31/2.5 है। यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा 10, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 5 बार में, 31 दूना कितना हो जाता है आपका 62। 62 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12×25 = 60, यानी कि 12 दशमलव कितना आएगा आपका 4। तो ये 12.4 है। तो ये क्या है, 1 दशमलव स्थान है, क्योंकि दशमलव 1 अंकों के पहले क्या है डेसिमल है, तो 1 दशमलव स्थान है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पेंटिंग की यदि 5% की छूट के बाद 5225 रुपये में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य कितना होगा। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, यानी कि 20 यूनिट की किसी वस्तु के अंकित मूल्य में क्या किया जाता है, 1 यूनिट का छूट दिया जाता है। 20 यूनिट के किसी अंकित मूल्य में 1 यूनिट का छूट दिया जाता है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 20 यूनिट का सामान को 1 यूनिट कम में बेच दिया, यानी कि 19 यूनिट में बेच दिया। और रुपये में कितना में बेचा, तो 5225 रुपये में बेच दिया। तो 1 यूनिट का यहाँ पर से वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका 19 दूनी 38, फिर आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो गया 12 2 14, तो 142, तो 19 सत्ते 19 सत्ते ये आपका 133 हो जाएगा, 7 2 9, तो 19 5 95, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 275। पूछा क्या जा रहा है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना था 20 यूनिट था। अगर 1 यूनिट का 275 वैल्यू है तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 27 दूनी 54, 1 55, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य 5500 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यानी कि हल पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर 1.69 है, तो इसे जो है अंडर रूट के बाहर इसे जब इंटीजर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर पॉइंट हटा दीजिए कुछ समय के लिए, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो ये जो है 2 अंकों के बाद, यानी कि 2 अंकों के पहले डेसिमल है, तो रूट के बाहर क्या हो जाएगा 1 अंकों के पहले डेसिमल हो जाएगा। तो अगर पूरा संख्या 13 का स्क्वायर है तो बाहर कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा, क्योंकि एक संख्या के पहले डेसिमल आएगी, इंटू फिर क्या है 0.49 है, तो डेसिमल के बाद 2 अंक है, यानी कि डेसिमल के बाद अंडर रूट के बाहर आएगी तो 1 अंक होगी। और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, यानी कि कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 400 किसका स्क्वायर होता है तो 20 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो सॉरी यहाँ पर आपका इंटू नहीं है प्लस में, क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस में था, ये आपका प्लस है, ये इंटू नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1.3 प्लस 0.7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 20 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब इसका होल स्क्वायर किया जाएगा तो वह कैसी संख्या होगी। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, कौन सी संख्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इस होल स्क्वायर को तोड़ेंगे। तो होल स्क्वायर को तोड़ने का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपका हो जाता है a² प्लस b² माइनस क्या हो जाता है 2ab होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला पे वैल्यू तोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर माइनस 2ab होगा तो 2ab, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2√6। तो यहाँ पर क्या आ गया √6 आ गया। तो क्या √6 का कभी भी निश्चित वैल्यू आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इसे बेसिक से तोड़ने जाएंगे तो कहीं पर भी इसका अंत हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो जिसका कहीं पर अंत ही नहीं होता है तो उसे a/b फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। अगर किसी संख्या का कहीं पर डेसिमल में अंत ही नहीं हो रहा है तो उसे a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और जिस संख्या को a/b फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर की संख्याएं कितनी है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 5 और 7 के बीच आपको लगेगा कि एक मात्र संख्या 6 आ रही है।
तो आप यहाँ पर एक ये टिक करके चले आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर किसे कहा जाता है, जिसे ए बाई बी फॉर्म में लिखा जा सके। यानी कि ए बाई बी फॉर्म में किसे, निगेटिव नंबर को भी हम ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग जैसे यहाँ पर 6 है, 6 को यहाँ पर हम लोग फिर यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि 5 डेसिमल यानी कि 5.1 भी आपका है, 5.2 भी है, फिर आपका इस तरीके से लिख सकते हैं 5.01, 5.02, इस तरीके से लिख सकते हैं 5.001। यानी कि परिमेय संख्या ये भी है, 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 और ये भी आपका परिमेय संख्या है। ये आपका 52 तो नहीं आएगा बीच में, यानी कि 5.2 कुछ भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये सारी संख्या परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। तो इसका जो 5 और 7 के बीच रैशनल नंबर की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, जिसे ए बाई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी अनंत संख्याएं लिखी जा सकती है जो कि ए बाई बी फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है कि tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस cot थीटा प्लस 6 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा है तो क्या हो जाता है, 90 डिग्री में बराबर हो जाएगा। यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस 6 डिग्री होगा। क्योंकि क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से जब माइनस करेंगे तो बेस ये कॉट क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। यानी कि बेस सेम हो जाएगी तो हट जाएगी। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 थीटा, इधर क्या आ जाएगा माइनस थीटा, तो इधर आके प्लस थीटा यानी कि 3 थीटा बराबर 90 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस, तो 90 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा, 84 डिग्री। हल करेंगे 3 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 28 बार में। यानी कि थीटा बराबर आपके कितने आ जाएंगे, 28 डिग्री आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:5 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी अनुपात ए यानी कि सी रेशियो ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपसे फाइनल या फिर इनिशियल का रेशियो पूछा जाए या फिर उल्टा पूछ लिया जाए, यानी कि इनिशियल और फाइनल का रेशियो पूछ लिया जाए, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फाइनल और इनिशियल का वैल्यू पूछा जा रहा है तो फाइनल का गुना कर देंगे और इनिशियल का गुना कर देंगे, तो आपका आंसर यानी कि अनुपात में वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सी का निकालने के लिए फाइनल गुना करेंगे तो 3 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अनुपात ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि सी अनुपात ए का वैल्यू कितना आ गया, 15:8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रानी जो है 1 रुपये में 6 की दर से खिलौने खरीदती है और इन्हें जो है 1 रुपये में 3 के दर से बेचती है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमेशा रुपये को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। मैंने कल वाले में भी वीडियो में बताया था कि रुपया को ऊपर लिखेंगे और जो भी चीज़ खरीदी जाएगी, जितनी भी खरीदी जाएगी उस संख्या को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो टोटल कितने रुपये, 1 रुपये में कितने खिलौने खरीदे जाते हैं, 6 खिलौने। फिर उसे क्या कर दिया जाता है, 1 रुपये में 3 की दर से बेच दिया जाता है। क्या कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 3 यूनिट के सामान को कितने में बेच दिया जाता है, 6 यूनिट में बेच दिया जाता है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 3 का सामान 6 में बेचा, यानी कि 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। कितने पर, 3 यूनिट पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे, 3 से 3 चला गया, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, 100% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, √8 और √18 को तोड़ेंगे तो √8 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है निकालने के लिए, वैसे तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि √8 का डायरेक्ट वैल्यू कितना होता है, 2√2। अगर आपको नहीं आता डायरेक्ट निकालने के लिए तो इस तरीके से निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन करके, जैसे 2 से। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, यानी कि भागफल आपका 4 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 2 आएगा। तो ये आपके अंडर रूट के बाहर कोई भी संख्या कितने बार कम से कम होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए, तभी वह अंडर रूट से बाहर आएगा। तो 2 यहाँ पर कितने हैं, 2 बार है। बाकी एक आपका 2 तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बच गया। तो 2 ये तो 2 एक बार बाहर आ जाएगी और ये क्या रह जाएगी, अंडर, यानी कि अंडर रूट में रह जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 2√2। उसी तरीके से 18 आपका कितना हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। आप इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करके निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 2 5
√2। कितना होगा? 3×2=5 √2 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। आपसे इसका क्या पूछा जा रहा है कि वैल्यू क्या होगा? तो साइन 1 - साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री है। तो कॉस 55 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 35 डिग्री लिख सकते हैं। ये मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार चेंज करके आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे चेंज किया जाता है। तो कॉस 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 35 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ भी साइन 35 डिग्री, यहाँ भी साइन 35 डिग्री। तो साइन 35 इंटू साइन 35 कितना हो जाएगा? 1 - साइन स्क्वायर 35 डिग्री होगा। कितना होगा? साइन स्क्वायर 35 डिग्री। तो 1 - साइन स्क्वायर 35 डिग्री किसका वैल्यू हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर वैल्यू दिया गया कि x = 5 है, y = 2 है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये असल में क्या है? a - b का होल स्क्वायर है। कैसे? ये आपका क्या है? 2x - 3y 2x² - 3y का ये क्या है? असल में होल स्क्वायर है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी x और y का वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, लेकिन वो लंबा चला जाएगा। तो ये जो है हमें साफ दिख रहा है कि ये 2x² - 3y का होल स्क्वायर है। तो अगर इस तरीके से हल करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान बनेगा। वैसे आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? होल स्क्वायर बन रहा है। वापस भी आप चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 x⁴ और फिर 3 × 9 y² आ जाएगा। प्लस में अब माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और 3 दूनी 6 दूनी 12 12 x² y, यानी कि ये होल स्क्वायर वापस तोड़ रहे हैं तो सेम आ रहा है। तो यानी कि ये होल स्क्वायर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब x और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है? 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25। 25 दूना कितना हो जाता है? 50, यानी कि 50 माइनस y का वैल्यू कितना है? 2। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। इसका कितना? होल स्क्वायर। 50 - 6 आपका कितना हो जाएगा? 44। 44 का क्या करना है? होल स्क्वायर निकालना है। तो 44 का स्क्वायर कितना होता है? 1936 44 का स्क्वायर होता है। तो यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, इसे जो है 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है? हम लोगों से समय पूछा जा रहा है। यानी कि टाइम का फार्मूला क्या होता है आपका? डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है? 800 मीटर और पुल की लंबाई कितनी है? 1200 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 1200 + 800 यानी कि 2000 मीटर कुल दूरी हो जाएगी। बटा हमें समय चाहिए तो समय बराबर क्या करेंगे? दूरी बटा चाल। चाल यहाँ पर कितनी दी गई है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, लेकिन यहाँ पर दूरी किस में? मीटर में। तो चाल किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। तो अब क्या करेंगे? हल करेंगे, आपका समय आ जाएगा। तो हल कर लेते। 1 0 1 0 चला गया। 6 दूनी 12 6 तिया 18। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 से 1 0 चला गया। तो आपका 3 ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन आपका समय किस में दिया गया? मिनट में। तो 60 सेकेंड किसके बराबर होता है? 1 मिनट के बराबर होता है, यानी कि उस पुल को पार करने में उस ट्रेन के द्वारा 1 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है बी को 10% के लाभ पर एक रेडियो बेचता है और बी इसे जो है 5% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 462 रुपये का भुगतान करता है तो ए ने जो है इसके लिए कितना भुगतान किया था? तो मैं बोल चुका हूँ कि जब भी आपका फाइनल से इनिशियल वैल्यू रहे तो क्या कर सकते हैं? इस तरीके से अनुपात बैठा सकते हैं। जैसे कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/10। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/20। यानी कि इसे जो है रेशियो में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए ने 10 यूनिट के कोई सामान को 1 यूनिट के लाभ में कितने में बेच दिया? 11 यूनिट में बी को बेच दिया। फिर बी ने सी को 1/20 के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 20 यूनिट के सामान को 21 यूनिट में बेच दिया। तो 20 यूनिट के सामान को कितने में बेच दिया? 21 यूनिट में बेच दिया। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा?
ए का इनिशियल वैल्यू आ जाएगा अनुपात में, और सी का जो है खरीद, यानी कि सी ने जो है जितने में भुगतान किया था खरीदने में उसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, सी का वैल्यू अनुपात में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हल करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अनुपात कितना हो जाएगा, 21 × 11 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 210 और 21 आपका कितना हो जाएगा 232। यानी कि ये क्या है, सी का जितना भुगतान किया गया था वो यूनिट में वैल्यू है। तो इस यूनिट का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया है, तो 462 रुपया दिया गया है। तो कितना गुना यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो 2 गुना दिख रहा है। तो हमें ए का जो है वास्तविक मूल्य, यानी कि ए ने जो है कितना भुगतान किया था, 200 यूनिट भुगतान किया था। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसे भी क्या कर देंगे, 2 से गुना करेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 रुपये, यानी कि ए ने जो है उस वस्तु के लिए भुगतान कितना किया था, 400 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर विकर्ण दिया हो रहा है और आपसे आयतन पूछे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायगोनल बाई √3 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। जब किसी घन का डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया हुआ है और आपसे आयतन पूछे तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा √3 का होल क्यूब। तो विकर्ण कितना दिया गया है, 10√3 बटा क्या करेंगे नीचे √3, फिर क्या कर देंगे होल क्यूब इसका कर देंगे। हल करेंगे, √3 से √3 चला गया, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, उस घन का आयतन आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टैंक में जो है ए और बी जो है 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे क्रमशः जो है 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती है। एक निकासी नलिका सी है जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती है। यदि टैंक जो है खाली होने पर सभी तीनों नालिकाओं को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि एक तरीके से आपसे कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है कि जब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, ए बी सी की कार्य क्षमता निकालना होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया कि ये 12 घंटा में भर सकता है, बी जो है 16 घंटा में भर सकता है और सी जो है 8 घंटा में खाली कर सकता है, यानी कि ये आउटलेट पाइप है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का 8 का और 16 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि 48 क्या हो जाएगा एलसीएम। 48 को 12 से भाग करेंगे तो 4, 16 से भाग करेंगे 3, 8 से भाग करेंगे तो 6, यानी कि ए की कार्य क्षमता 4, बी की 3 और सी की क्या है 6। लेकिन ये जो है सी वो क्या है, निकासी पाइप यानी कि आउटलेट पाइप है। तो यहाँ पर भरना कितना है टोटल, ये जो है टोटल इतना यूनिट भरना है। तो समय निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। तो भरना कितना है, यहाँ पर टोटल काम कितना करना है 48। हाँ, तीनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से करेंगे, तो ए और बी मिलकर 4 और 3 7 यूनिट तो भरेंगे। लेकिन जब तीनों को खोल दिया जाएगा साथ में जब तीनों को खोल दिया जाएगा तो ए और बी मिलकर तो 7 यूनिट भरेंगे, लेकिन सी उसी समय 6 यूनिट खाली कर देगा। यानी कि अगर 7 यूनिट भरा जाता है तो उसी समय में 6 यूनिट खाली कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 1 घंटे में जो है भरा कितना जाएगा, तो 4 3 7 - 6 यानी कि 1 यूनिट भरा जाएगा। यानी कि तीनों का मिलाकर कार्य क्षमता भरने की कितनी है, 1 यूनिट। तो टोटल भरना 48 यूनिट है, कार्य क्षमता 1 यूनिट है, तो समय कितना आ जाएगा 48 आवर आएगा। यानी कि 48 घंटे में क्या कर देगा, उस पूरे टंकी को भर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपको दिखा देता हूँ कि क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ पर चेक करेंगे इसे, जब होल स्क्वायर को इसे तोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा। तो ये क्या आपस में बराबर है, तो एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। तो जब एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपके इलिमिनेट हो गए तो क्या कभी भी ये एक्स स्क्वायर कटने के बाद इक्वेशन बनाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। यानी कि ये क्या है, आपका द्विघातीय समीकरण नहीं है। बाकी आप इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा वो आपका द्विघातीय समीकरण बनाएगा, इसमें कट जाएगा वो नहीं बनाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी कि मीन क्या होगा। तो यहाँ पर तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पहले यानी कि लगातार जो है प्रथम जो है पहली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लगातार विषम संख्याओं का माध्य निकालिए, तो माध्य यानी कि औसत निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यन। यन मतलब आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टोटल कितने संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हो जाएगी वही आपकी क्या होगी, माध्य होगी। लेकिन जब आपसे सम पूछ लिया जाए यानी कि योग पूछ लिया जाए, तब उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, यन स्क्वायर। तो दोनों ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जब माध्य पूछा जाए तो सिर्फ यन, लेकिन योग पूछ लिया जाए तो यन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, माध्य पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, पहली 10 संख्या यानी कि टोटल संख्या कितनी है, 10। तो 10 ही क्या हो जाएगा, इनका 10 प्रथम जो है पहली 10 प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो जाएगा, माध्य यानी कि मीन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालने का फॉर्मूला यन है और ये सम यानी कि योग निकालने का यन स्क्वायर। तो यहाँ पर औसत था तो 10 ही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी जो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी किसी कपड़े को बेचा जाए और उसके लाभ या फिर हानि की तुलना उसके विक्रय मूल्य पर की जाए, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर जो आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी किसी चीज़ को बेचने पर उसके लाभ या फिर हानि की तुलना उसके विक्रय मूल्य के आधार पर किया जाए तो क्या करेंगे, आज और जब आपसे लाभ या फिर हानि प्रतिशत जो भी रहे वो पूछे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी यहाँ पर लाभ दिया गया उसे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। और अगर लाभ है तो यहाँ पर टोटल जितने कपड़े बेचे गए उसमें से लाभ को क्या 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 कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 33 माइनस क्या कर देंगे, 11, नीचे क्या लिख देंगे, 22। अगर यहाँ पर हानि होता तो क्या हो जाता, यहाँ पर जोड़ देते, लेकिन लाभ हो रहा है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 11/22 हमें परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 100 तो 50 बार में चला जाएगा, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो 50% का आपका लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं का माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगा। तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी पहले संख्याएं दी गई है उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3। उसके बाद कौन सी संख्या, 4, कितने बार है, 2 बार है। फिर उसके बाद आपके कौन से, 5 है, 6 है, 7 आपके कितने बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद कितने, 12। ऊपर टोटल कितने संख्या है, 3, 3, 6, 3, 9 है, नीचे भी आपके 3, 3, 6, 3, 9 संख्या हो गए। अब क्या करेंगे, अब इन 9 संख्याओं में से बीच की संख्या ढूंढेंगे। तो बीच की संख्या कौन सी होगी, 5th नंबर पर जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, बीच की संख्या होगी और वही क्या होगी, माध्यिका होगी। तो इधर आपके 4 संख्या, इधर आपकी 4 संख्या, बीच की संख्या ये 6 है, यही आपकी क्या होगी, माध्यिका यानी कि मीडियन होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि प्रेक्षण 50वें को जो है 150 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, यानी कि जो 50वां नंबर का प्रेक्षण है उसको अगर उसका जो है माध्य 50 है, यानी कि उसका भी जो संख्या होगी मान लीजिए कि 50 है, तो उस 50 को अगर 150 से बदल लिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो माध्य जो है कितना था, 50, बदलने के लिए किससे बोला जा रहा है, 150 से, तो कितना अधिक हो जाएगा, उस संख्या का योग कितना अधिक हो जाएगा। तो 150 माइनस 50 करेंगे, यानी कि कितना अधिक है, तो 100 अधिक है। 100 अगर अधिक है तो इनका माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रेक्षण से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, जो माध्य में वृद्धि होगा वो आ जाएगा। तो टोटल प्रेक्षण 100 है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, यानी कि पूरे माध्य में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 1 की वृद्धि होगी। पहले माध्य कितना था, 50, वृद्धि कितनी हो गई, 1 की, यानी कि अब नया माध्य कितना हो गया, 51 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर जो आपका क्या दिया गया, ग्राफ में क्या दिए गए, हायर्ड दिए गए, प्रमोटेड दिए गए, फायर्ड दिए गए। यानी कि ये जो आपका ब्लू वाला वो हायर्ड यानी कि किसी चीज़ को यानी कि एम्प्लॉय को जो है क्या किया गया, कर्मचारी को हायर किया गया, और प्रमोटेड यानी कि उसे क्या किया गया, पदोन्युक्त किया गया, यानी कि उसका जो है
ग्रेड पे बढ़ा दिया गया एक तरीके से बोलिए। फिर जो है फाइड यानी कि निकाल दिया गया। इस तरीके से आपका क्या दिया गया, यहाँ पर ग्राफ दिया गया। तो क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2003 में कंपनी से निकाले गए कर्मचारी की संख्या और 2001 में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2003 में फायर्ड आपका कौन सा है, ये लास्ट वाला, यानी कि ये जो है टोटल कितने लोग यहाँ पर फायर्ड किए गए थे, 45। और यहाँ पर 2001 में फायर्ड कितने हैं, यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर फिर से हम लोग 2003 में कंपनी से निकाले गए कर्मचारी, तो 2003 में निकाले गए यहाँ पर 45 है। और 2001 में पदोन्नत, 2001 में पदोन्नत, तो पदोन्नत यानी कि प्रमोटेड कौन सा, ये ब्लू, ये जो आपका ऑरेंज है। तो ये आपका 25 क्या थे, 25 जो है कर्मचारी क्या थे, पदोन्नत थे। इन दोनों का 45 और 25 का क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस। तो 45 और 25 का डिफरेंस यानी कि अंतर कितने का होगा, तो 20 का अंतर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका क्या है, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2003 से 2005 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए यानी कि हायर्ड कर्मचारियों की औसत संख्या और पदोन्नत यानी कि प्रमोट किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या का अनुपात कितना है। तो 2003 से 2005 यहाँ से यहाँ तक देखना है। तो क्या देखना है, पहले हायर्ड, तो यहाँ पर कितने, 35, 50 और 40, तो 5, 4, 9, 3, 12 यानी कि 125 लोग टोटल हायर्ड किए गए थे। इनका क्या चाहिए, औसत चाहिए। टोटल कितने वर्ष से, 3 वर्ष से, तो बटा 3 कर देंगे। फिर आगे यहाँ पर क्या है, पदोन्नत यानी कि प्रमोट, तो यहाँ पर 35 है, 40 है, 50 है, तो 5, 4, 9, 3, 12, यहाँ भी टोटल कितने लोग हैं, 125 लोग। औसत चाहिए, 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों बराबर है, कट जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 1:1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर जो है आपका क्या है, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में नियुक्त किए गए यानी कि हायर्ड कर्मचारियों की संख्या की तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या अधिकतम किस में थी। तो हमें क्या देखना है, ये जो है आपका तो 4 ऑप्शन है, यानी कि 2005 तो हमें चेक भी नहीं करना, और तुलना हमें किस में देखना है कि हायर्ड और फायर्ड में अधिकतम किस, यानी कि हायर्ड कर्मचारी की संख्या की तुलना में फायर्ड कर्मचारियों की संख्या अधिकतम है, यानी कि जितनी संख्या में हायर्ड की गई है उससे अधिक क्या है, फायर्ड है। तो यहाँ पर 2001 में तो अधिक हमें दिख रही है, यानी कि 2001 हो सकता है। 2002 में तो यहाँ पर हमें कम दिख रही है, लेकिन यहाँ पे तो हमें अधिकतम चाहिए थी, तो ये तो आपका 2002 तो आपका होगा ही नहीं। 2003 में भी देखेंगे तो यहाँ भी आपकी क्या है, अधिक है, तो ये आपका हो सकता है। यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ तो कम हो रही है, तो ये आपका 2004 तो नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन छट गया। अब सबसे अधिक किस में हो रही है, यहाँ तो 5 कर्मचारियों की वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ पर कितने की हो रही है, 10 की हो रही है, यानी कि अधिकतम वृद्धि कहाँ है, 2003 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी टीम में 8/15 सदस्य लड़कियां हैं तो उस टीम में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो टोटल सदस्य कितना है, 15, 15 में से 8 क्या है, लड़कियां हैं, 15 में से 8 क्या है, लड़कियां हैं। तो 15 में से अगर 8 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 15 - 8 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7, यानी कि 7 क्या है, लड़के। तो अनुपात कितना आ गया, 7:8। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर ये जो है इंग्लिश में हमें ही मिल पाया था, हिंदी में नहीं मिल पाया था, तो मैं इसे पढ़कर हिंदी में आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन 8 ईयर सुभाष विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ, यानी कि सुभाष की जितनी आयु अभी है उससे 3 गुना आयु 8 साल बाद हो जाएगी, ये आपसे बोला जा रहा है। यानी कि सुभाष की वर्तमान आयु जितनी है उससे 3 गुना 8 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी। फिर आगे बोला गया कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल सुभाष बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ, यानी कि सुभाष की अभी जितनी उम्र है उसके 5 गुना उम्र कितने वर्षों बाद हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, सुभाष की वर्तमान आयु निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि सुभाष का वर्तमान आयु मान लेते हैं यक्स है, तो यहाँ पर बोला गया कि उसका अगर 3 गुना किया जाता है, अगर उससे 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स क्या हो जाएगी, उसके वर्तमान आयु के 8 साल बाद की आयु हो जाएगी। यानी कि अगर वर्तमान आयु 1 साल है तो उसमें क्या हो जाएगी, 8 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर से
आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो वर्तमान आयु सुभाष की आ जाएगी। तो कितने हो जाएगी, 3x माइनस एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना 8। तो यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से 8 काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, यानी कि सुभाष की आयु कितनी है 4 साल। तो यहाँ पर चेक करके भी देख सकते हैं, 4 तिया कितना होता है 12, कितना होता है 12 साल, और 4 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि दोनों क्या हो रहे बराबर हो रहे, तो सही है बराबर उम्र हो जाएंगे। तो ये आपका, अब हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर हमें चेक करना है कि 5 साल बाद कितने उम्र के होंगे और कितने साल के बाद 5 गुना हो जाएंगे। तो पहले हम लोग चेक कर लेते कि 5 गुना जो है कितना उम्र हो जाएगा। तो अभी कितना है 4 साल के, 5 गुना कितना हो जाएगा उम्र, 4 5 20, यानी कि 20 साल के हो जाएंगे। तो अभी से कितने साल बाद 20 साल के वो हो जाएंगे, तो अभी तो 4 साल के है, 20 साल का होने के लिए उन्हें जो है कितना साल का इंतजार करना होगा, 20 माइनस 4 यानी कि 16 साल बाद क्या हो जाएंगे, वो सुभाष 20 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।